तो एमपी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और ऐसे में मैनिफेस्टो को लेकर हमने मुद्दों को चर्चा कर ली कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। हमारे साथ शिक्षा जगत से भी खास मेहमान जुड़े और इसके साथ स्वास्थ्य जगत से भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अब होती है कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारों से चर्चा होगी और सबसे खास बात कि आखिर युवा वर्ग अब आगे जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। तो कुछ युवा नेताओं से खास चर्चा की जाएगी और इस वक्त सीधे हमारे साथ मौजूद हैं युवा वर्ग के जो नेता, जो भविष्य होंगे इस देश के और जिम्मेदारियां संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे। तुष्मुल झा इस वक्त युवा नेता मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही अभिषेक भार्गव। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर पधारें। तुष्मुल झा, अभिषेक भार्गव जी और देवेंद्र तोमर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मंच पर पधारें। खास सेशन, खास सत्र को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी नैन्सी। मैं चाहूंगा आप इस सत्र की शुरुआत करें और आमंत्रित करूंगा कृतिका, आप भी कृपया आइए और नैन्सी के साथ इस सत्र का आगाज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम आपका। तो जैसा कि इस सत्र का नाम है, नेता तुम ही हो कल के, यानी कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी होने वाली है उसमें हम देख पा रहे हैं कि इस बार जो वर्ग उभर कर सामने आ रहा है वो ज्यादातर युवा वर्ग है। और जिस प्रकार एक परिवार में हम देखते हैं कि जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दायित्व सौंपती है, कार्यभार अपना सौंपती है, तो क्या राजनीति में भी इसी प्रकार की कुछ तस्वीरें बनती हैं? आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ में मौजूद है, अभिषेक भार्गव जी हमारे साथ मौजूद है, तुष्मुल झा जी हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा देवेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ है मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक भार्गव जी आपसे ही रहेगा कि देखिए, आपको एक अच्छा खासा अनुभव है, 10 साल का आपको अनुभव हो गया है राजनीति में। कई बार आप सक्रिय भी हैं और कई बार आपने चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार परिवारवाद का एक आरोप लग गया और उस आरोप के कारण आपको वो कुर्बानी देनी पड़ी। इस बार भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपके पिता का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि नेताजी का आदेश है, अभी 3 बार और चुनाव लड़ना है। क्या लगता है कि लंबा इंतजार हो गया राजनीति में? देखिए, मैं राजनीति को देखने का मेरा जो दृष्टिकोण है वो विगत 10 वर्षों में बहुत बदला है। पहले मुझे लगता था जरूर कि मुझे कंटेस्ट करना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, इस सीट से लड़ना चाहिए, उस सीट से लड़ना चाहिए। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हुए हैं राष्ट्र के, तो उनको बारीकी से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जो बहुत छोटा है, पार्टी के बहुत बड़े संकल्प को नुकसान में नहीं डाल सकते। मैं नेता बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, तो हो सकता है ये मेरी ही उपलब्धि हो। कई बार लोग फेल हुए हैं, उनके पास तो एक पद आ गया लेकिन उस पद के माध्यम से वो किसी को कोई लाभ नहीं दिला सके। तो मेरा दृष्टिकोण बदला है और मैं ये सोच रहा हूं कि परिवारवाद का जो आरोप हम सभी पर लगता है, लगभग हम तीनों लोग उसी आरोपों से घिरे रहते हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपने काम से, हम अपनी मेहनत से इस परिवारवाद का जो आरोप है, या कहना चाहिए छाया है, इससे हम अलग हो सकें। केवल राजनीतिक रूप से नहीं, अगर राजनीति में हमारे ऊपर परिवारवाद के आरोप लगते हैं तो हम निश्चित रूप से सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्यों की दम पर, सेवा कार्यों की दम पर अपना एक मुकाम बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे और उस आधार पर स्वयं पार्टी भी और जनता कहेगी कि इन्हें आगे लाना चाहिए। ये मेरी अब वर्तमान में सोच है कि पहले काम करके दिखाओ, पैराशूट लैंडिंग मत करो। पैराशूट लैंडिंग जहां जहां होती है वहां पर परिवारवाद के आरोप लगना स्वाभाविक है और जायज भी है, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में, पार्टी में काम करते करते 10 से 15 साल किसी व्यक्ति को होते हैं तो वह फिर परिवारवाद के दायरे में नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है और पार्टी का भी मानना है।
बिल्कुल हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत, और सवाल भी इसी से जुड़ा मेरा है, चूंकि बात जब परिवारवाद को लेकर हुई है, तीनों ही आप नेता पुत्र हैं और सवाल तीनों के ही लिए, हालांकि जवाब आपसे चाहूंगी कि कितना चैलेंजिंग नेता पुत्र होना हो जाता है, क्योंकि सियासत तो तेज हो जाती है कि परिवारवाद को लेकर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, नेता पुत्र होना कितना चैलेंजिंग? दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर मुझसे इस तरीके से पूछा जाए कि आप नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे हैं, पिता हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज मध्य प्रदेश हो या देश में कहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर पिता के कारण दुनिया जानती है। ये एक अच्छा पहलू है। एक आम कार्यकर्ता जब राजनीति में या पार्टी में काम करना शुरू करता है तो समय लगता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। एक समय आने के बाद दुनिया उसको पहचानती है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। मेरे साथ एडवांटेज है कि मेरे पिता राजनीति से जुड़े हैं, एक अच्छे पद पर काम करने का मौका उन्होंने दिया है, तो मेरे लिए ये खुशनसीबी है कि लोग मुझे पहचानते हैं। तो ये पहलू तो बहुत अच्छा है कि लोग पहचानते हैं। एक दूसरा पहलू ये है कि आप नेता पुत्र हैं, तो निश्चित तौर पर जब कोई नेता पुत्र कहता है तो थोड़ी अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि नेता पुत्र होना कोई अपराध तो है नहीं। ठीक है, हम सब जानते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोफेशनल व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे वकील हो, ऐसे कई सारे अलग अलग पेशे हैं जो अपने बच्चों को आगे सौंपते हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा प्रोफेशनल है, अगर दृष्टि से हम देखें तो राजनीति में, चाहे मैं जिस दल के अंदर काम करता हूं, उस दल में ऐसा नहीं है कि आपके पिता ये हैं तो कल आप ये बन ही जाओगे। तो दोनों अलग अलग पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी, दोनों बातें मैंने आपको बताई। लेकिन चाहे मैं हूं, चाहे अभिषेक जी हो, चाहे दुश्मन जी हो, हम सब कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने दम पर काम करें, राजनीति करना, सेवा करना, जो भी करें, लोग हमें हमारे काम से पहचाने। हमें पिता के नाम से पहचान बहुत मिल गई है, लेकिन 2008 से मैं भी राजनीति में सक्रिय हूं, काम कर रहा हूं। हमारे अभिषेक जी भी हैं, दुश्मन जी भी हैं, सब अपने काम पर नाम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और मेरा अगला सवाल तुष्मुल झा जी आपसे रहेगा। देखिए, ग्वालियर चंबल में कई सारे दिग्गज इस वक्त हैं और सबका अपना एक अलग वर्चस्व है। अगर आपकी बात करें तो आप भी काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल में कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं अपने आप को साबित करने में? आप सबको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने हम तीनों को आमंत्रित किया और बिठाया भी एक क्रम से है। सबसे बड़े अभिषेक जी, फिर देवेंद्र जी और सबसे छोटा मैं, तो आखिरी में मेरा नंबर आया, धन्यवाद। चंबल, देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है, हर परीक्षा एक चुनौती है। आप 10वीं की परीक्षा दो, 12वीं की परीक्षा दो, जो परीक्षा आपको देना हो वो चुनौती होती है। हम राजनीतिक जीवन में हैं तो निस्संदेह चुनाव एक चुनौती होगी। हम चंबल से आते हैं, मैं देवेंद्र जी, हम दोनों वहां काम कर रहे हैं। पिछली बार हमारा प्रदर्शन शायद उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था जितनी हमें उम्मीद थी। इस बार बेहतर सोच, बेहतर विकास, बेहतर ताकत के साथ और दुगनी रफ्तार के साथ हम उतरने का प्रयास करेंगे और 34 में से 30 सीटें लगभग हम जीतेंगे। और जो आपने एक प्रश्न किया था परिवारवाद का, कि यह एक ऐसा नाम है, यह एक ऐसा उपहार है जो आप पत्रकार जगत के लोगों ने हमें दिया है और यह उपहार हमें स्वीकार नहीं है। हम पिछले 6-7 वर्षों से मना कर रहे हैं कि हमारा इस नाम से संबोधन मत करिए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। किसी परिवार में मान लीजिए कि कोई बेटा या बेटी है, विवाह योग्य है, तो वो अपने माँ बाप को जाकर बोलती नहीं है कि मेरा विवाह करिए, मैं योग्य हो गई हूं। उसके माँ बाप तय करते हैं, समाज तय करता है। ठीक उसी तरह हम लोगों का उपयोग पार्टी कब करेगी चुनावी राजनीति में, ये पार्टी तय करेगी। हमारा काम करना है, ईमानदारी से, मेहनत से, 100% कमिटमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आगे सब कुछ पार्टी के ऊपर छोड़ दिया गया है। तुष्मुल जी, मेरा भी सवाल आप ही से है, चूंकि आपके पिताजी एक बड़े पत्रकार भी वो रहे हैं। राजनीति ही एक माध्यम आपने क्यों चुना? हमारी, कहते हैं, देश की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य तय करती है। जर्नलिज्म में आने के बारे में क्यों नहीं विचार किया? एक राजनीति ही माध्यम क्यों चुना? देखिए, मैं पत्रकारिता से बहुत आकर्षित रहा हूं। मैंने जब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी तो तब तक मेरे मन में यह था कि मुझे पत्रकार बनना है।
लेकिन मैं बाहर पढ़ने चला गया और पढ़कर आया तो मेरे पिता तब तक अध्यक्ष थे प्रदेश के। तो उस राजनीतिक चकाचौंध ने और उस राजनीतिक परिवेश ने मुझे ये बताया कि दिस इज द मोस्ट टफेस्ट वे टू हेल्प एंड सर्व द पीपल। यह सबसे कठिन माध्यम है और सबसे लोगों की मदद करने का जागृत माध्यम है। तो मैं कठिन चीजों को पसंद करता हूं, इसलिए मैंने राजनीति को चुना है और राजनीति में अभी तक आनंद से काम कर रहा हूं, बिना किसी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मुझे जल्दी विधायक बनना है, मंत्री बनना है, कुछ नहीं। काम करना है, अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, इन बड़ों से सीख रहा हूं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल तुष्मुल जी, मैं अगला प्रश्न देवेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, आपके पिता का एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में लिया जाता है और एक दिग्गज नेता भी वो बीजेपी के कहे जाते हैं। तो जिस प्रकार से अगर मैं एक उदाहरण दूं कि सिनेमा जगत में मान लीजिए अभिषेक बच्चन है, उनके पिता अमिताभ बच्चन की एक अलग छवि है। अब कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन को भी उसी छवि से जमाना देखता है। तो क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आपके पिता की जो छवि है उसी छवि से जो दुनिया है वो आपको देखती है? तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है ऐसे में? नहीं, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मुझे पिता की छवि से लोग देखते हैं। और जैसा तुष्मुल जी से आपने कहा कि राजनीति आपने क्यों चुना, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चा बड़ा होता है, 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, तो माता पिता जैसा करवाना चाहते हैं वो करता है। लेकिन एक समय होता है, उसके बाद बच्चा अपने आप धीरे धीरे जो उसकी रुचि होती है उस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। पिता को बचपन से काम करते देखा और कई बार ऐसा हुआ कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन वो घर पर नहीं है, पर मैं समझता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं भोपाल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करता था 2nd क्लास में, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण पांडे जी अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, बीच 74 बंगले में वो रहा करते थे। जो रुचि थी वो शुरू से थी, तो रुचि के कारण पिता को देखते देखते, नो डाउट इसमें मैं कहूंगा, पिता अगर राजनीति में नहीं होते तो शायद मैं कहीं और होता। लेकिन जो आपने देखा, जो आपने समझा, और मुझे लगता है कि राजनीति में रहकर हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे से न्याय कर सकते हैं। और पिता की छवि जो आपने बात कही, मुझे मतलब जितना कहूं उतना कम है कि पिता जैसा मैं बनना भी चाहता हूं, पिता की तरह काम करना चाहता हूं। और जो शुचिता की राजनीति उन्होंने शुरुआत की है और संगठन के लिए जो उनका समर्पण है, उस छवि को मैं अपने अंदर भी महसूस करता हूं और भविष्य में जब मौका मिलेगा तो उसको साबित करके भी दिखाएंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि आप एक युवा नेता हैं और युवा नेता होने के नाते हमारी युवा पीढ़ी से काफी कनेक्ट कर पाते होंगे, युवा पीढ़ी की पीड़ा भी समझ पाते होंगे। मौजूदा परिवेश की बात करूं, कैसी वो समस्याएं हैं जिन्हें आप देखते हैं कि नहीं, युवा पीढ़ी इससे परेशान है या युवाओं के लिए ये करना चाहिए, क्या वो एक मन में विचार आता है युवाओं को लेकर? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय देश के राजनेताओं के सामने और युवाओं के सामने है, वो है रोजगार। सभी युवा रोजगार चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, परिवार का सहारा बने। डिग्री हासिल कर ली है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त फंड की व्यवस्था नहीं हो रही। इस जद्दोजहद में वो युवा वर्तमान का चल रहा है। प्रत्येक नेता चाहता है, हर पार्टी का नेता चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें। और सबसे पहला हमारा जो कहना चाहिए, जो मैनिफेस्टो में अगर हमारी सबसे पहली कोई चीज आती है तो यही आती है कि हम प्रतिवर्ष इतने रोजगार पैदा करेंगे, रोजगारों का सृजन करेंगे। लेकिन इतने वर्षों बाद भी अगर हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे, युवाओं को रोजगार अगर नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं नेता रोजगार देने का संकल्प ले रहे हैं, पार्टियां रोजगार देने का संकल्प ले रही हैं, सरकारें रोजगार देने का संकल्प ले रही हैं, तमाम प्रयासों के बाद, ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी अगर अपन सफल नहीं हो रहे हैं तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी, कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, तब जाकर दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो पाएंगे। वो नवाचार क्या हो सकता है? देखिए, कई चीजें हैं ऐसी। स्टार्टअप इंडिया में आपको इतने सारे नवाचार मिलेंगे, इतनी सारी चीजें मिलेंगी। हम सब देखते हैं अपने बीच में ही कोई युवा लीक से हटकर कोई काम करता है तो सक्सेसफुल हो जाता है, और वही भेड़ चाल चलने वाले लोग सफलता को प्राप्त नहीं करते। तो थोड़ी सोच भी बदलनी पड़ेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती
कि उसके ऊपर यह ठप्पा लगे कि तुमने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत वह वर्ग है, वह जिस तरफ जाता है सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। सरकारें ईमानदारी से प्रयास करती हैं, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में ईमानदारी से प्रयास कर रही है कि हमारे लिए युवाओं को रोजगार देना ही है। तरह तरह के प्रयास हम लेकर आ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीखो कमाओ योजना, तो ये नवाचार ही है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हम पटवारी बन जाते, हम शिक्षक बन जाते, हमारी पुलिस में भर्ती हो जाती, यही हमारी शुरू से चलने वाली लाइन है। लेकिन अब इस लाइन से हटकर भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर आप नौकरी से कमाई करें या व्यवसाय से कमाई करें, ये आपका एक मोटो होना चाहिए मेरे विचार में। और यही वर्तमान का युवाओं के अंदर जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो रोजगार का ही है, और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे भी चूंकि सिमिलर ही है कि बेरोजगारी को लेकर विपक्षी पार्टियां भी हमेशा से हमलावर रहती हैं। युवा नेता आपने जिस तरह से देवेंद्र जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा संकट युवा पीढ़ी के लिए तो होता है, इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में जब शपथ ली, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि हम अपने यहाँ जो बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं, रोजगार तो सब चाहते हैं, पर रोजगार के लायक हम बने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौशल विकास योजना चालू की कि आप उसमें जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें और सीखने के बाद आपको रोजगार मिले। अभी मुद्रा योजना में लगातार सरकार ने बहुत ज्यादा ऋण बांटे और वो सफल भी हुए। और मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के कारण ही लगभग हजारों स्टार्टअप 2014 से लेके आज तक इस हिंदुस्तान में हुए और लाखों लोगों को रोजगार उसमें लगातार मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सीखो कमाओ योजना भी स्टार्ट की है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित तौर पर हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश है और डिमांड सप्लाई का अगर हम देखते हैं तो कई बार स्थिति ऐसी थी आज से 30 साल 40 साल पहले, जब रोजगार बहुत थे लेकिन लोग कम थे। आज लोग ज्यादा है, रोजगार कम है। अब मैं ये कहूंगा कि दोनों सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि हम केवल और केवल ये ना देखें कि सरकारी नौकरी कितनी मिल रही है, हम ये कोशिश करें कि हम काम करें, रोजगार लोगों को देने वाले बने, हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। मतलब हमारे यहाँ एक परिपाटी है लोगों में कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बैंक में नौकरी मिल जाए और बढ़िया से बच्चे की शादी कर दें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, शिवराज जी का ये विजन है कि मध्य प्रदेश का बच्चा हो चाहे देश के अन्य कोने का बच्चा हो, वो रोजगार देने वाला व्यक्ति बने। उसी दिशा में दोनों सरकारें काम कर रही हैं। बिल्कुल तुष्मिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि देखिए अक्सर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कई लंबा समय आपको हो गया है। कई बार आपने ये सुना होगा, आपके साथी लोग कहते होंगे कि यार आप तो, आपके पिता राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका राजनीतिक करियर तो एकदम ठीक है, लेकिन अगर कोई नया युवक या कोई नई पीढ़ी राजनीति से जुड़ना चाहे जिसका परिवार राजनीति से ना जुड़ा हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि आप सक्रिय हैं, आपने भी कई सारी बातें ऐसी सुनी होंगी, क्योंकि जब आपके युवा साथी आते होंगे और ये कहते होंगे कि आपके पिताजी एक दिग्गज नेता हैं, इस वजह से भी आपका जो राजनीतिक करियर है वो सफल है। देखिए, किसी अन्य दल की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप किसके पुत्र हैं इसका कोई विशेष महत्व है नहीं। नितिन गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये आदरणीय गोपाल जी, ये सब किसके पुत्र हैं? एक सामान्य परिवार के लोग थे, आज कहां हैं? हम लोग किसी के पुत्र हैं, 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नेता पुत्र का टाइटल भी मिल गया है, काम कर रहे हैं बस। तो भाजपा में काम की उपासना होती है, व्यक्ति की उपासना नहीं होती है। काबिलियत की पूजा होती है, व्यक्ति की उपासना और पूजा बिल्कुल नहीं होती है। आप कितना लोगों को बीइंग अ यूथ, मैं समझता हूं कि मेरा अभी उद्देश्य जो मेरा चुनाव है, इस चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना है। एक दूसरा, फिर वही बात, मैं किसका पुत्र हूं, मैं राजनीति में हूं, यहां पर आपका काबिलियत का आकलन इतने बड़े चश्मे से इतने बड़े लोग कर रहे हैं कि वहां पर आपकी काबिलियत पहुंच पाएगी, आपके पिता का नाम के कारण आपका नाम पहुंच जाए, ऐसा होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अन्य दलों की बात करना मुझे उचित नहीं लगता है। तो यहां पर हम सब अगर बैठे हैं तो अपने काम के कारण बैठे हैं। किसी के पुत्र हैं ये सौभाग्य की बात है,
लेकिन मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की है और उसी नाते मैं इस मंच पर आया हूं। अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, चूंकि आपने एक बार लोकसभा सीट की दावेदारी भी छोड़ दी थी और लगातार कई बार आपके बयान भी सामने आए हैं जब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। तो मैं वही पूछना चाहती हूं कि वो दावेदारी छोड़ने के पीछे का क्या कारण था, और अब अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप पर भरोसा जताती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए तो हम सदैव से तैयार हैं, लेकिन हम जिस पार्टी में हैं यहां पर व्यक्ति तय नहीं करता, पार्टी तय करती है कि उसके कार्यकर्ता का क्या उपयोग होगा और कहां उपयोग होगा। जब पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, मैंने वर्तमान आपका जो प्रश्न है उसका जवाब उसी प्रश्न में है। पहले मेरी सोच अलग थी जब मैं लोकसभा की दावेदारी कर रहा था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अगर आप किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में बाधा बन रहे हैं तो ये फिर पाप की श्रेणी में आने वाला काम है। और मैं जिस पार्टी में पला बड़ा, जो पार्टी सदैव से मुझे मान सम्मान देती रही, वात्सल्य भाव से इस पार्टी ने मुझे रखा, मां के समान मेरी पार्टी है, और अगर मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाऊं तो ये मैं कहीं से कहीं तक सच नहीं मानता। इसीलिए मैंने दावेदारी वापस ली थी। अपनी काम के दम पर दावेदारी जरूर करूंगा, हमेशा करूंगा, करता रहूंगा जब तक पार्टी को लगेगा कि इस कार्यकर्ता की यहां उपयोगिता है, तब तक हम दावेदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट से भी एक आम कार्यकर्ता दावेदारी कर सकता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं। यहां पर एक आम कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा नेता हो, भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात रख सकता है। ये तय करना फिर पार्टी का काम है। हम तीनों लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, और भी हमारे मित्र हैं जो राजनीतिक परिवारों से हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग एकदम इतने ललायत नहीं है कि हमें आज ही आप सांसद बना दीजिए, हमें आज ही आप विधायक बना दीजिए। हम अपनी महत्वाकांक्षाएं पार्टी के सामने रखते जरूर हैं, लेकिन जैसे एक परिवार में कोई बच्चा अपने परिवार के बुजुर्गों के सामने कोई बात रखता है या कोई चीज मांगता है, तो बुजुर्ग उसको तत्काल नहीं दे देते। बुजुर्ग पहले समझते हैं कि अगर हमने इसको वह चीज दी तो यह उसे संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी हम सभी का एनालिसिस कर रही है, ये मैं जानता हूं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अभिषेक भार्गव की, देवेंद्र भैया की, तुष्मल भैया की, या हमारे जो राजनीतिक परिवार हैं उनके बच्चों की कोई उपयोगिता कहीं लग रही है, तो निश्चित रूप से हमें कहीं कहने नहीं जाना पड़ेगा, हमें कहीं कुछ मांगने नहीं जाना पड़ेगा। आज भी जो हम सभी को पार्टी ने दिया है, हम लोगों ने मांगा नहीं, पार्टी ने स्वतः दिया। वो चाहते थे पार्टी के लोग कि आने वाली पीढ़ी को हम ट्रेंड तो करें। राजनीतिक परिवार के जो वरिष्ठ हैं वह तो 20-30 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष में हैं, सत्ता में हैं, गांव-गांव घूमे हैं, उनको सब भारतीय जनता पार्टी के विषय में पता है। लेकिन उनके परिवार के जो नए लोग, जिनको हम नेता पुत्र कहते हैं, जो ग्लैमर की राजनीति जी रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी में उनका परिवार जुड़ा तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से वंचित हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं जानते, इसलिए हम लोगों को पार्टी ने संगठन का हिस्सा बनाया कि संगठन में रहो, संगठन के कार्य करने की पद्धति सीखो, संगठन का काम सीखो, और फिर समझो कि तुम जिस स्वार्थ के लिए खड़े हो वो स्वार्थ सही है, राष्ट्र हित में है या नहीं। यानी आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं। तुष्मुल जी, मेरा आपसे सवाल, एक प्रबल वक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं, काफी तेज तर्रार वक्ता आप हैं भी, जिस तरह से मैं आपका वक्तव्य लगातार सुन रही हूँ। महत्वाकांक्षी, जिन्होंने अभी बोला कि महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी होती है, लेकिन इन्होंने कहा हम अपनी महत्वाकांक्षाएं संगठन के सामने रखते हैं, पार्टी तय करती है हमें क्या करना है। लेकिन राजनीतिक करियर की मैं बात करूं तो अपने आप को आप कहां देख पाते हैं? एक पढ़ा लिखा युवा जो राजनीति में किसी उद्देश्य के साथ आया है, जो राजनीति में एक सोच के साथ आया है,
जो अपनी पार्टी की विचारधारा, मैं बीजेपी में इसलिए नहीं हूं कि मेरे पिता बीजेपी में हैं, पहले तो ये क्लियर हो जाए। मैं बीजेपी से प्रभावित हूं, मैं बीजेपी से आकर्षित हूं, मैं बीजेपी की रीति और नीति और सिद्धांतों से प्रभावित हूं। मैं 2 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगी। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी मौजूद हैं और एक बार सभी तालियों की गड़गड़ाहट से मंत्री जी का स्वागत करेंगे और हम इस सेशन को भी आगे निरंतर रखेंगे। जी तुष्मल जी। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे आने का और काम करने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि हमारे पिता बीजेपी में है। हमने उस पार्टी को समझा है, उसके नीति को, उसके रीति को, उसके सिद्धांतों को समझा है। बीइंग एजुकेट, एक पढ़ा लिखा समझदार युवा होने के नाते उस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। जब मैं खुद उस व्यवस्था में ये समझा कि यह पार्टी, इसके रीति, इसके नीति, इसके सिद्धांत भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए अनुकूल है, तब मैंने उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और जब मैं प्रभावित हुआ हूं तो अब अन्य युवाओं को प्रभावित करना मेरा काम है। मेरे काम में, हाँ, मैं एक युवा हूं, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है। अगर महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल है, लेकिन मर्यादित महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। हम सब, मैं भी कहीं से इच्छा रखता हूं चुनाव लड़ने की, वहां जिसको टिकट मिलेगा उसी दिन पूरी ताकत से उस व्यक्ति के लिए लग जाएंगे। हमें मिलेगा तो वह व्यक्ति हमारे लिए लग जाएगा। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह इस पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग बनाती है। इसलिए इस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने में गर्व का अनुभव होता है और अपने ऊपर प्राउड फील होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का, आपने अपने विचार साझा किए और एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप सभी अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद कीजिएगा। अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुष्मल जी, अभिषेक जी, देवेंद्र जी। नेता तुम ही हो कल के सार्थक होगा, लेकिन इस वक्त इस मंच पर मैं चाहूंगा आप कुछ क्षण और रुके। मैं आग्रह करूंगा एडिटर इन चीफ हमारे प्रवीण दुबे जी से कृपया मंच पर आएं और साथ ही स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी से कृपया मोमेंटो भेंट करें हमारे खास मेहमानों को। जोरदार तालियों के साथ एक बार तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए।